यहीं बैठ जाओ ना। ठीक है सर, वहां से भी नजर आ रहा है। आइए, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग, इसकी जरूरत तो नहीं थी लेकिन हम तभी भी डिस्कस करना चाहते हैं। पहला तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, बोल सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। कभी चींटी को चलते हुए देखे हैं? यदि सीधी साधी चींटी है तो स्ट्रेट चलेगी, बदमाश है तो इधर उधर ऐसे 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 करते हुए चलेगी। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे सीधी साधी चींटी की, मतलब आप अपने आप को मान लीजिए जैसे आप लोग सीधे हैं उसी तरह। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक्सिस में होगा। आप बोलेंगे सर ऐसे चलेगी, तो हाँ ये भी एक एक्सिस होगा। कुछ विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी था 19 में, जबरदस्त विद्यार्थी था एकदम, मतलब समझे में उस दिन ना मन खुश हो जाता था। बोला सर ये तो एक्स एक्सिस है, यदि मान लीजिए चींटी इधर चल रही तो हम बोले इसको एक्स मान लो। बोले ऐसे कैसे सर, फीस पूरा दिए हैं। हम बोला ठीक है, ये एक्सिस क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक्सिस हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको कैसे पता कि स्पेस में यही एक्स एक्सिस होगा? ये तो हॉरिजॉन्टल होगा ना। हॉरिजॉन्टल क्यों होगा? ग्राउंड के पैरेलल है ना। तो आप बोलेंगे सर अर्थ तो गोल है। समझे, बोल सकते हैं ना। तो आप ऐसे इसका लॉजिक दे दीजिए, छोटा सा एक लॉजिक दे दीजिए, हम आपको इसका लॉजिक दे देंगे। ये अर्थ है, ठीक, और ये स्मॉल मास है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है? F बराबर क्या होता है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक होता है, और F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यदि ये वाला मास इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और इस मास को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों के पास एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर जाता हुआ नजर आता है? इसका मास ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक, और इसका मास छोटा है तो हमें एक्सेलरेशन दिखता है। सिंपल सा बात है। उसी तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि एक्सिस कहीं पे भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिसेस हो सकते हैं। उसमें से हम इसको भी एक्स बोल सकते हैं, उसको वाई बोल सकते हैं। हमने ये माना है कि एक्स से परपेंडिकुलर वाई होगा। एक तो कुछ ना कुछ तो स्टैटिक्स लेना पड़ेगा हमें। तो एक्स के परपेंडिकुलर वाई मान लिए, एक्स किसी को ही मान लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया? अब आइए उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़े थे? मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसका एग्जांपल है? बोलो। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन है ना। तो टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल का मोशन, या आपका सबसे फेवरेट मेंढक को कूदते हुए देखे हैं? मेंढक कैसे कूदता है? कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कभी स्ट्रेट ऐसे कूदता है, ऊपर उठ के ऊपर आ गया? ऐसा नहीं होता है। कर सकता है लेकिन करता नहीं है। ठीक, जनरली क्या प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पाइप, पानी का पाइप, जो से पानी हम मतलब पाइप को प्रेस करते हैं तो पानी उसमें से निकलता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल, बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉर्क हो गया, कॉर्क को भी आप हिट करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाता है। होता है ऐसा। क्रिकेट में भी बैट्समैन हिट करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉलर बॉल फेंका, बैट्समैन ने ये फील्डर ने भी बॉल फेंका, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन टू डायमेंशन हो गया। कब? जब उसके मोशन के कोऑर्डिनेट दो एक्सिस में चेंज हो रहे हैं। अब आइए, यहां पढ़ चुके हैं तो गाने का भी मजा लीजिए और सुनिए। यहां पर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये कौन सा डायमेंशन मोशन होगा? टू डायमेंशन, वन डायमेंशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा? टू डायमेंशन होगा ना। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे दो एक्सिस में। जैसे देखिए, ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए, और ये वाई एक्सिस हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है मान लीजिए, तो यहां x y 0 होगा, यहां पे आएंगे तो x1 y1 होगा। तो देख रहे हैं कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है। कोऑर्डिनेट में चेंजेस जहां x और y दोनों में चेंज आ गया, इसका मतलब है कि टू डायमेंशनल मोशन होगा।
तो इसमें और उसमें अंतर ये है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का पोजीशन मतलब डिस्टेंस फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल में भी होगा, स्ट्रेट लाइन में भी होगा, लेकिन सर्कुलर में नहीं होगा। और एक फिक्स्ड रेडियस के साथ वो पार्टिकल के मतलब पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट के अराउंड घूमता है। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो हम बातें करने जा रहे हैं फोर्थ नंबर का। और फोर्थ नंबर कौन सा है, बोलिए, बताइए, अरे बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। बताओगे तुम ही मास्टर, छेड़ते हो हम लोग क्यों? अच्छा देखो, आइए, रोटेशनल, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें बॉडी को हम सिस्टम को क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे, यहां भी क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे, और यहां भी, अरे बोलो, पार्टिकल मानेंगे। लेकिन यहां पर हम पार्टिकल नहीं मान सकते। आज ये चीज पता चलेगा आपको, हम नहीं मान सकते। अब बोलेंगे काहे, क्यों, वाई, ठीक है, तो उसका आज आपको रीजन पता चलेगा। ठीक है, अच्छे से इसको समझते हैं 2 मिनट के लिए। ध्यान से देखिए, यहां पर सिस्टम को पार्टिकल हम मानेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तो हमारा सबसे पहले सिस्टम क्या है, मान लीजिए आर्बिट्री शेप का कोई हमारे पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका एक इस तरह से हम ज्योमेट्री ले लें। तो अब इसको हम पार्टिकल को यहां लिख दें तो ज्यादा बढ़िया है। रोटेशनल मोशन, और यहां पार्टिकल नहीं मानेंगे। अब कारण देखिए, यहां पर मान लीजिए सपोज करें ऐसा हमारे पास कोई सर्कल टाइप का कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आए तो चिल्लाना है, ठीक है। मास्टर क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, लगता है ठीक से आज नहीं रटा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, रट के तो आता है ठीक से। कुछ तो कर रहा है ये। क्या कर रहे हो मास्टर, बताते हैं। सपोज करें, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे ये फ्रंट से देखने पर आपको एक आर्बिट्रेरी शेप का कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है। टॉप से देखेंगे तो उसका हम सर्कल बना रहे हैं। क्यों? टॉप से देखने पर टॉप व्यू में एक सर्कल टाइप वो दिखेगा। सर ये सर्कल कैसे दिखेगा ऊपर, सोचेंगे आप। तो इसको सोचने का तरीका ये है कि जब आप टॉप से देखेंगे तो ये ना देखकर सबसे एक्सट्रीम पोजीशन देखिए, ठीक है। अब आप आगे समझिए, खुशी ध्यान से देखो। देखिए यहां पर मान लीजिए कि सपोज करें कि यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल हम ले रहे हैं, एक रिजिड बॉडी है। ये कैसा बॉडी है, रिजिड शेप्ड बॉडी। अब आप समझिए, यहां पर कोई एक छोटा सा पार्टिकल है। ध्यान से देखिएगा, अभी नजर हटाइएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये पोजीशन ए है और ये रेडियस इसका मान लीजिए कि आर ए है, ठीक। यहां पर मान लीजिए कि कोई एक दूसरा पार्टिकल है यहां पर, इसको हम बोल रहे हैं बी, और इसका रेडियस ये है आर बी, ठीक। एक छोटा सा पार्टिकल मान लीजिए यहां पर आ गया, यहां मान लेते हैं एक छोटा सा पार्टिकल, इसको मान लेते हैं सी, और ये रेडियस कितना आया, बोलो, आर सी। ऐसा रेडियस आया। एक पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है और इसका
नाम है डी, तो ये हो जाएगा आर डी शर्मा। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा कराएंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इतना तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए ऊपर आइए, तो ध्यान से देखिए, यहां पर अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी समस्या खत्म नहीं हुई है। मान लीजिए सपोज करें कुछ इस तरह से सर्कुलर आर्क होगा, पंखा बंद नहीं करिएगा, बता दिए हैं पहले, जब तक पंखा चलेगा तब तक क्लास चलेगा। कर क्या रहा है ये? जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना, कुछ अल्टीमेट करके दिखाना है मुझे। हाँ बोल लो, बोल लो। ये कर क्या रहा है? यही वो पल है जिस पल के लिए वो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कोई विद्यार्थी बता सकता है? हैं? पहले तुम कर लो, उसके बाद बताएंगे। अरे बोलो। वो समझ में आया? हाँ, वो समझ में आए? नहीं, चलिए अच्छी बात, तब समझाने में मजा आएगा। हाँ बोलो, कोई समझा सकता है इस बात को? बोलिए। वेरी गुड। आज भी थोड़ी सी तुम पास करने में, 40 नंबर में 30 नंबर आ गया है, 40 नंबर आते ही हैं बैठा देंगे। तुम क्यों कह रहे हैं? खुशी कसर तुम क्यों बोल रहे हो उसको, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं बोला। वही बोला? वो ऐसे नहीं बोला तो? क्या बोला? वो आप बोले ना हाइट को लेके, तो बोला हाँ 4 फुट चलो, मेरा तो जन्म से ही। हमको देखिए, सारा विद्यार्थी हमको बर्दाश्त कर सकता है, एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तलवार निकल जाएगा जान लो, ऐसे करके निकाल लेगा तलवार, समझे ना, इसलिए ठीक है। आइए आइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला बना सिस्टम, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। आइए अब ध्यान से समझिए, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए हम थोड़ा सा आपको रिलीज कर रहे हैं। अब समझिए ध्यान से क्या है। मान लीजिए एक पार्टिकल, हम उस बॉडी के अंदर में एक पार्टिकल देखते हैं, पार्टिकल का नाम ए है, जो कि आर ए रेडियस से उस सेंटर, जो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो बॉडी, वो उससे कितने दूरी पर है? आर ए रेडियस पर है। बी पार्टिकल जो है वो कितना दूरी पर है? आर बी पर। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, ए जो पार्टिकल जिस जिस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर जो पार्टिकल ए है उसका एक लेयर होगा, उससे नीचे वाला एक लेयर होगा बी का, उससे और नीचे वाले लेयर होंगे सी का, और उसके बीच में भी कई लेयर्स होंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल ए जो है एक पर्टिकुलर प्लेन में है, बी दूसरे प्लेन में है, सी उसके और तीसरे प्लेन में, ऐसे कई प्लेन्स में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि चूंकि ये बॉडी घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे घूम रहा है, इसलिए ये पार्टिकल्स जितने भी हैं वो एक फिक्स रेडियस के साथ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हम एक टॉप की बात करें, टॉप की बात मतलब लट्टू की बात,
समझे? टॉप टॉप की बात मतलब ऐसे मत समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए हम यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल काउंट करते हैं, छोटा सा पार्टिकल, तो उस इस एक्सिस के अबाउट तो एक रेडियस के साथ वो घूमेगा ना सर्कुलर पाथ में, घूमेगा कि नहीं? यदि मान लीजिए कि किसी लट्टू पे कोई कोई एक दाग लग गया है, तो वो घूम रहा है, तो उसका जो वो पॉइंट है, वो पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अंदर की तरफ आएगा, जिस एक्सिस के रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, तो अंदर की तरफ आएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाएगा, तो उसका सर्कुलर रेडियस क्या हो जाएगा? 0 होगा। और जितना दूर होगा, बाहर होगा, उसका रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो हर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से वो बॉडी बना है, तो जब वो बॉडी घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस पर, अलग अलग प्लेन में। समझ गए? जो कि हमको इसमें दिख रहा है। अब हम टॉप से देखने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग पोजीशंस पे सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको फ्रंट से दिख रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, टॉप से देखने पर और आइडिया हो रहा है। हम एक जगह पार्टिकल नहीं है, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और सबका अपना अपना सर्कुलर मोशन होगा। तो हम यदि लिखेंगे, जैसे हम सर्कुलर मोशन लिखे, स्ट्रेट लाइन मोशन लिखे, मोशन इन प्लेन लिखे, तो हम इसके बारे में भी, रोटेशनल मोशन के बारे में भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी moves in such a way that it's such a way that all particles of the body perform circular motion about an axis जरूरी नहीं कि फिक्स होगा, फिक्स एक्सिस भी हो सकता है, मतलब मूव करने वाला एक्सिस भी हो सकता है। कभी देखें जो टॉप घूमता है तो जब फुल स्पीड में होगा तो एक ही जगह ऐसे से रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा, लेकिन जब उसका स्पीड धीरे होगा तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे से घूमते 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 ऐसे कर निकल जाता है। कभी ध्यान दिए हैं? हम तो पहले ये तो हम बहुत खेले हैं, ठीक है, इसमें तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए थे। तो जब वो ऐसे से, जब स्पीड धीरे धीरे होता था, ऐसे से घूमता था और अंत में जाकर के चला जाएगा वो। तो जब उसका स्पीड धीरे हुआ तो ऐसे घूमा, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम रहा है तो वो कोन बना रहा है। कोन, CONE, कोन। कोन मीन्स आइसक्रीम, नहीं, कोन वाला आइसक्रीम है ना। तो एक कोन बनाता है वो, लेकिन जब ये स्पीड हाई रहा तो स्ट्रेट लाइन में रहता है वो, तो वहां पर फिक्स नहीं रहेगा, स्पीड हाई है तो फिक्स रहेगा। तो ठीक है, मोशन अबाउट एन एक्सिस with different circular path having different radius। ठीक है, then motion is अरे बोलो, known as rotational motion। ये कंप्लीट डिफिनेशन हुआ, इसको आप समझ जाइएगा और लिख दीजिएगा ना, तो 4 नंबर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, डायग्राम बना दीजिएगा। क्या हुआ, कोई बॉडी यदि मोशन कर रहा है इस तरह से, किस तरह से, तो उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में, अलग अलग रेडियस में। तो मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब जो एक्सिस है वो एक्सिस विद इन द बॉडी भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा है। लेकिन जब भी ऐसा होगा कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे। अब हम ये डिस्कस करें, मान लीजिए आपसे सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल यहां पर है, मान लीजिए पार्टिकल ई है, ये पार्टिकल ई पार्टिकल का रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा?
एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन पाथ उसका जीरो होगा। जब रेडियस जीरो होगा तो ये पार्टिकल प्योर रोटेशन में होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा इसका, सिर्फ किस में होगा, प्योर रोटेशन में। मतलब अपने एक्सिस पे ही ऐसे ऐसे, एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ एक फिक्स एक्सिस है लेकिन यहां पर कोई पार्टिकल है, तो वो जैसे शादी में मंडप में चक्कर नहीं लगाता है दूल्हा दुल्हन, उस तरह से वो चक्कर लगा रहा है, समझ पाए। तो वो होगा एक फिक्स रेडियस में सर्कुलर मोशन। और यदि कोई पार्टिकल अपने एक्सिस पर ही घूम रहा है ऐसे, तो समझो कि उसका सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है, जीरो। कोई भी बॉडी यदि आपने उसका सर्कुलर मोशन का रेडियस जीरो हो गया तो वो अपने एक्सिस में ही घूम रहा है, इसको प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे, इनको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और कंप्लीट बॉडी को हम लोग रोटेशनल मोशन में कहेंगे। समझ गए इस बात को, उतारिए छापिए तो इसको। तो अभी तक हम लोग कितने टाइप्स ऑफ की मोशन देखे थे, ये सारा चीज को ध्यान में रख लीजिए। अभी तक हम लोग देखे हैं, जो अभी तक पढ़ाई की है उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद मोशन इन प्लेन, उसी का एक एग्जांपल है पोजीशन मोशन। जैसे रेन मोशन होता है, तो रेन जब भी कोई हवा फ्लो कर रहा है तो टू डायमेंशन मोशन होता है वहां पर भी, जो हम लोग किए भी हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशन मोशन है लेकिन इससे अलग है। और उसके बाद आ गया रोटेशनल मोशन जो कि इन सब से अलग है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद छोड़ देंगे, मतलब उसके इतने टाइप के पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। रोटेशनल मोशन लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। अब उसके नीचे पॉइंट वाइज लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, ऑल पार्टिकल्स बिलोंग्स टू दैट बॉडी, all particles belongs to that body perform circular motion, perform circular motion of different radius, of different radius। सेकेंड पॉइंट पे, अगले पॉइंट में लिखिए, all particles of the body all particles of the body will be different will be different will be different will have लिखिए, will have different plane, will have different plane, and we can say and we can say the body is made of different layers, body is made of different layers। अगले पॉइंट में लिखिए, the plane of circular motion of the particles, the plane of circular motion of the particles will be perpendicular to axis of rotation always, will be perpendicular to axis of rotation always, will be perpendicular to axis of rotation always। ठीक, आगे लिखिए, angular speed of the body will be same for all different particles of the body। angular speed for the body will be same for, क्या लिखे हैं, all different particles which are moving with different radii, which are moving for different radii। अगले पॉइंट में लिखिए, हाँ लिखिए, if
मूविंग के बाद क्या है बोलो, विथ डिफरेंट रेडियस। अगला पॉइंट में लिखिए, डिफरेंट पार्टिकल्स which are having different radius, different particles which are having different radius. So if radius of circular motion, sorry, radius of circular path, so if radius of circular path will be higher, radius of circular path will be higher, corresponding to it tangential speed of the particle, सर्कुलर पाथ। फिर बोलो तुम लोग जी, क्या तुम लोग छोड़ क्यों रहे, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है क्या? धीरे तो लिखा रहे हैं, और लोग कैसे लिख रहे हैं? तुम बोलो क्या लिखे? एक मिनट, डिफरेंट पार्टिकल विच आर हैविंग डिफरेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी हायर corresponding to will have, एग्जैक्ट हम लाइन में भूल गए फिर, हाँ, corresponding to its tangential speed, उसके बाद ये छोटा सा लिख लीजिए, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा यदि है, इसको लिख लीजिएगा, बता देते हैं। देखिए यहां पर हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v क्या है, टेंजेंशियल स्पीड, r रेडियस और ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा v बाई आर। अब इसके केस में क्या होगा, मान लीजिए रेडियस बढ़ा तो हमें v को भी बढ़ाना पड़ेगा, और यदि रेडियस घटा, छोटा हुआ, तो स्पीड भी टेंजेंशियल क्या होगा, समझ पाए? अरे बोल दो हाँ या ना। इसका मतलब है कि रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझ गए ना? यदि रेडियस बढ़ा तो एंगुलर स्पीड भी बढ़ेगा, और रेडियस छोटा हुआ तो एंगुलर स्पीड भी, तो वही हम चीज लिखा है, सॉरी हाँ, टेंजेंशियल स्पीड। तो टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग रेडियस पर अलग अलग होगा, जिसका रेडियस ज्यादा है वहां ज्यादा होगा, जहां रेडियस कम है वहां कम होगा टेंजेंशियल स्पीड। तो उसी को हम लिखवाए हैं कि करस्पॉन्डिंग टू, क्या लास्ट में क्या लिखे, हाँ, हायर करस्पॉन्डिंग टू इट्स टेंजेंशियल स्पीड, यानी कि टेंजेंशियल स्पीड बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा। तो ठीक है, आगे लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए, आगे लिखिए, the particle which is at the axis of rotation, here example E, the particle which is at axis of rotation, here example particle E will have zero radius of circular path, and we can say the body is in pure rotation, sorry, we can say the particle is in pure rotation, the particle is in pure rotation। समझ में आया? वो पार्टिकल जिसका, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर जाएगा, वो पार्टिकल का रोटेशन मोशन जो होगा सर्कुलर नहीं रहेगा, प्योर रोटेशन आ जाएगा। अब मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बी पे लाई कर जाए, ऐसे आ जाए, तो बी का जो है वो प्योर रोटेशन शुरू हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग सबका अपना अपना सर्कुलर रेडियस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। समझ गए इस बात को? अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इसको पार्टिकल क्यों नहीं मान सकते। यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस बॉडी को हम पार्टिकल नहीं मान सकते, क्योंकि यदि हम उसको पार्टिकल मान लेंगे तब तो वो सीधे सीधे यहीं पे लाई कर जाएगा, तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स को जिसको सर्कुलर मोशन करना है हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्टिकल नहीं मानते हुए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मानेंगे। और फिर ये सारे पॉइंट्स जो लिखाए हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो होंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलिए। हो गया, लिख लिए ना, आगे चलते हैं। स्टॉप कर, स्टॉप मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व व्हाइल बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है सब? पानी नहीं पीना है, तुरंत में धाराशाही हो जाते हैं आप लोग। युद्ध कैसे लड़ेंगे? एक बहुत बढ़िया हम एक कोट कहीं पढ़े थे, हम सोचे कि उसको भी इसी तरह करवाएंगे। परिस्थिति परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, योद्धा रणभूमि नहीं छोड़ता। समझे? तो यहां पर इस बात को कहने का मतलब एक मतलब 1 बजे तक हिलना नहीं है, एकदम सोचना भी नहीं कि हिल सके, और कहीं सोने पे सुहागा आ जाए, सर बोल दें कि आज बायो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि सर ने बोल दिया कि बायो, हो सकता है कि पूजा पाठ वाले लोग हैं वो लोग, मेरी तरह नास्तिक नहीं है, मेरे जैसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, समझे? जो पूजा पाठ नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं क्या करते हैं, अति नहाते धोते हैं, खुद से ऐसे करके एक तो ले आए हैं, ऐसे वाला, ऐसे बनने वाला, खुद से लगा लेंगे, खुद से टीका कर लेंगे, माहौल टाइट रहेगा उससे। किसी साधु साधु बाबा को शर्ट पैंट में देखे हैं? तो ऑन कर दी थी। ठीक, अब इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन अ बॉडी सिस्टम, एक पार्टिकल नहीं है, बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। क्यों हमें इसे लिखना चाहिए रोटेशनल मोशन? ये इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि अभी तक आप जो भी निकालते आए हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो k बराबर हाफ mv² लिखे हैं, वो कब है? जब बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, आप जानते हैं कि हाफ mv² यानी कि बॉडी का यदि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, बॉडी मोशन में नहीं होगा, तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो चूंकि यहां पर बॉडी तो ट्रांसलेट करेगा नहीं, यहां बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, और उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस में, अलग अलग प्लेन में, सर्कुलर पाथ पर होंगे, और जो पार्टिकल उसके एक्सिस पर होगा उसका रेडियस 0 होगा, वो प्योर रोटेशन में होगा। समझ गए? ये चीज सब लोग समझ गए। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि जो भी बॉडी है, वो बॉडी का सर्कुलर मोशन, मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे इंगेज होगा, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कैसे होगा, उस चीज को हम लोग को यहां पर समझना है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते आए थे उसमें बॉडी मोशन कर रहा था, और वहां पोजीशन के चेंज होने से हमें वेलोसिटी मिल रहा था, इस कारण से काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़े थे, याद है, कि यदि बॉडी का मोशन फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यदि मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। यदि फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, इन सारी चीजों को समझेंगे। तो अभी तो हम लोग डायनेमिक्स में इंटर ही नहीं किए हैं, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में हैं। ठीक है, अब ये भी पार्ट काइनेमेटिक्स का ही है। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे। तो हम लोग को एज इट इज, जैसे हम लोग अभी पढ़ते आए, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक आर्बिट्री शेप का कोई बॉडी है, जो कि जिसके पास एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए, और आप ये मान के चल सकते हैं कि वो उसके अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पार्टिकल है, तो ये मान लीजिए कि R1 है, इसको फर्स्ट पार्टिकल मान लीजिए। यहां पर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को 2 मान लीजिए, ये रेडियस उसका कितना होगा, R2। इसी तरह यहां कोई पार्टिकल है, मान लीजिए यहां कोई पार्टिकल है, उसको 3 मान लेते हैं, ये रेडियस कितना हो गया, R3। और यहां पर मान लेते हैं कोई पार्टिकल है 4 नंबर, इसका रेडियस हो गया R4। इस तरह से हम कई पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। और इसी तरह हम मान सकते हैं कि यहां पर कोई nth पार्टिकल है, ये होगा nth पार्टिकल, जिसका रेडियस क्या होगा, Rn होगा।
तो हम मान सकते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बॉडी बना है और हर पार्टिकल अलग अलग पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम ये मान लें कि फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए यदि हम लिखना चाहें काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका जो टेंजेंशियल स्पीड होगा हर पार्टिकल का, v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v1 टेंजेंशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए हाँ या ना। फर्स्ट पार्टिकल, पहला पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड लिख सकते हैं हम लोग। उसका मास मान लीजिए इसका m है, इसको m1 कह सकते हैं, इसको m2 कह सकते हैं, इसको mn कह सकते हैं, इसको m4 कह सकते हैं, यहाँ m3 हो सकता है। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबका मास अलग अलग है, कह सकते हैं ना। तो v1 टेंजेंशियल स्पीड हुआ उसका, और मान लीजिए कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस इसका ये जो घूम रहा है ये बॉडी, ये ओमेगा से घूम रहा है। अब यदि हम यहां पर इसको दिखाएं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आप कह सकते हैं क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो m2 मास है या m1 मास कोई भी हो, मान लीजिए m2 मास है, वो मास जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो किस प्लेन में है, एग्जैक्ट प्लेन में है। और मैंने आपको लिखाया भी था कि यदि कोई पार्टिकल किसी बॉडी का जो रोटेशन कर रहा है, उस बॉडी का जो भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और उसका प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखिए एक्सजेड प्लेन जो है, उस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पार्टिकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 नंबर 1 नंबर भी और m3 भी सब कर रहा है, लेकिन अलग अलग पोजिशंस पे है, अलग अलग रेडियस पर है, लेकिन सब किस प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन में है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, वाई के, समझ रहे हैं। तो हर पार्टिकल का अपना अपना रोटेशन है। अब हमको हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो m1 मास हो गया उसका, m1 क्या हुआ, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कह सकते हैं ये, ठीक। तो हम ये हुआ फर्स्ट का, तो k2 क्या होगा, k2 होगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर होगा ऐसा, डॉट 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 डॉट, ये कितना होगा, kn इज इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर होगा, ऐसा होगा, कह सकते हैं ना। सिंस द काइनेटिक एनर्जी is scalar and all kinetic energy of the particles can be directly added, कर सकते हैं क्या, ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, यहां पर k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 प्लस kn लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस हाफ, क्या लिखेंगे, प्लस हाफ mn vn स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए। तो n ये जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल, चूंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, तो जैसे स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर होता तो वेक्टर से ऐड करते, तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी है, तो वो हम लिख रहे हैं उसको। अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए, और हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 इंटू ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा, सो ऑन, क्या कह सकते हैं, vn बराबर rn इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। और जहां जहां v1 इस सब एरिया जैसे है वहां पुट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे,
के बराबर हाफ m1 r1 स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे बोलो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 mn/r(n)² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या फाइनली आएगा, k इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लेंगे, यहां पर क्या होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस mn/r(n)² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अरे देखिए बोलो, यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं 1/2 समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है mi/ri स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि mi/ri स्क्वायर कहां से शुरू होगा, i बराबर 1 से शुरू करेंगे और n तक जाएंगे। इस पूरे के पूरे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट, कार नहीं, मारुति सुजुकी 800 ऑल्टो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वही रोल प्ले करता है, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वही रोल प्ले करेगा, इट प्ले द सेम रोल which role is played by mass in a straight line and circular motion बराबर I। और है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई बॉडी, यदि जिस बॉडी के पास इनर्शिया है तो वो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी डेवलप करेगा जो उतना ही ज्यादा। यदि मोशन कर रहा है तो ज्यादा देर तक मोशन कर सकता है, यदि रेस्ट पर है तो ज्यादा रेस्ट पर रहने की एबिलिटी होगी। दोनों से डिस्टर्ब करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़े। अब मान लीजिए कि इसमें क्या रोल प्ले होगा, इसमें रोल प्ले होगा कि यदि मान लीजिए कोई लट्टू घूम रहा है, तो मान लीजिए वो लकड़ी का लट्टू है तो उसको रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और मान लीजिए मतलब उसका आरपीएम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए कोई लोहे का लट्टू है या स्टील का लट्टू है तो वो ज्यादा देर तक घूम सकता है। कभी पतंग उड़ाए हैं? हाँ, जस्ट हम हाल फिलहाल में तुरंत ही उड़ाए हैं कुछ दिन पहले। तो पतंग में क्या है, यदि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मांझा जो आप लकड़ी का रहता है जो भी, यदि मान लीजिए वो बहुत वजनदार है तो हवा उसको खींच के नहीं ले जा पाएगा, आप उसको लपेट सकते हैं। लेकिन वही बहुत हल्का हो ना, तो आप ऐसे लपेटेंगे वो और निकलता ही चला जाएगा, हवा उसको तेजी से खींच लेगा। तो मतलब यदि आप चाहते हैं कि वो रोटेट हो तो हेवी होना चाहिए और उसका रोटेशन उतना ही मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए कि लकड़ी का घूम रहा है, उसको पकड़ लेना ज्यादा आसान है, और लोहे का घूम रहेगा तो पकड़ेंगे तो ज्यादा झटका देगा वो, क्यों? क्योंकि अपने स्टेट को वो मेंटेन करना चाहेगा। तो यहां पर भी यदि रोटेशनल मोशन है किसी बॉडी का, तो रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने के लिए उसके पास ज्यादा एबिलिटी होगी यदि आई का वैल्यू ज्यादा होगा। आई वही रोल प्ले कर रहा है जो कि मास करता है। आप ऐसे भी देखिए, यदि आपको याद हो ना हो, यहां देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और कंपेयर कीजिए किससे, के बराबर हाफ mv स्क्वायर से। तो रोटेशन में जो काम करेगा, जो v का काम है स्पीड का, रोटेशन में एंगुलर स्पीड का है। जो रोल मास का लीनियर में है वही रोटेशन में किसका है? अरे बोलिए। तो जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर में क्या होता है? स्पीड, तो यहां क्या होता है? एंगुलर स्पीड। लीनियर में मास m होता है तो यहां क्या होता है? I।
समझ पाए? तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि समझ में आया है तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए। इसलिए आपको दिख रहा है ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी हाफ एम बी स्क्वायर, वी की जगह ओमेगा आ गया, जो एंगुलर स्पीड है टेंजेंशियल स्पीड से क्या बन गया, एंगुलर स्पीड, जो हर पार्टिकल के लिए क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज में लिखा चुके हैं। उसके बाद आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल मास एंड इस रेडियस के स्क्वायर का समेशन है। मास और उस पार्टिकल का जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर का समेशन है ये, ठीक है, उस प्रोडक्ट का समेशन है ये। तो ऐसे मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, तो सारे पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। समझ गए इस बात को, क्लियर समझ गए? तो जो रोल हम लोग किस में देखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में s को देखते हैं, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। लीनियर स्पीड में v होता है तो एंगुलर में ओमेगा होता है। लीनियर में मास m होता है तो एंगुलर में या रोटेशन में i हो जाता है। समझ गए इस बात को? राइट डाउन कीजिए इसको। कहीं कोई डाउट हो, मन में सवाल हो, शंका हो, किसी तरह का द्वेष हो, दुविधा हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें हम लोग थोड़ा आज रहेंगे इसी में, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है। तो I बराबर हो गया कितना, एम आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्केलर होगा या वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, लिखना नहीं है अभी, ध्यान से देखिए। शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, या फिर ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले बात एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका दूरी मान लीजिए r है, ये y एक्सिस है, y डैश। तो हम कह सकते हैं I मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश इज इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वायर, समझे। यहां मास है, कितने दूरी पर है, r पर, तो mr स्क्वायर होगा उसका। दूसरा मास मान लीजिए यहां है, और ये मास इसको m1 कह लीजिए, r1 कह लीजिए, और यहां मास मान लीजिए m2 है और इसका रेडियस r2 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकल गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे